नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आज हम आपके लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पाठ से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा विद्युत जनित्र। आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे और इस सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी बनावट और कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है विद्युत जनित्र। देखिए, पिछली कक्षा में हमने एक बार पिछली कक्षा का रिवीजन कर लेते हैं। उस कक्षा में हमने किसकी बात की थी? तो हमने उस कक्षा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं तथा परिनालिका और परिनालिका के साथ में हमने विद्युत मोटर आदि युक्तियों के बारे में चर्चा की थी, उनकी बनावट और कार्यप्रणाली की बात की थी। साथ में हमने एक नियम पढ़ा था, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। कौन सा नियम पढ़ा था? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ा था। और उस नियम के आधार पर हमने पढ़ा था कि हम अपने बाएं हाथ को अर्थात वाम हस्त को इस प्रकार उसकी अपनी मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि जो तर्जनी अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे और अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे। और इन सब नियमों के आधार पर हमने विद्युत मोटर की बनावट और कार्यप्रणाली पढ़ी थी। और उम्मीद करता हूं आपको पिछली कक्षा में जो भी मैंने आपको बताया वो जानकारी आपको समझ में आई होगी। और आज हम उसी के आधार पर आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा विद्युत जनित्र। और इस टॉपिक के अंदर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। साथ ही हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम इसके अंदर? साथ ही हम देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो युक्ति है विद्युत जनित्र, वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो देखिए, अपना सबसे पहला टॉपिक रहेगा और वो क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ पर मैं आपके सामने सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करता हूं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण इस टॉपिक का नाम है। और इसके बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो देखिए, हमने पिछली कक्षा में विद्युत मोटर की बात की थी और विद्युत मोटर में हमने क्या पढ़ा था? कुंडली पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कुंडली। और कुंडली क्या होती है? किसी विद्युत रोधी के चारों ओर जब हम तार लपेट देते हैं, कोई भी चालक तार लपेट देते हैं, तो उससे बनी जो मतलब परिनालिका जैसी संरचना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडली। और उस कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो घूर्णन करती है। क्या करती है? घूर्णन करती है, जिससे घूर्णन करने से विद्युत धारा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। और उसका उपयोग हमने पढ़ा था कि हम उसका उपयोग विद्युत पंखों में, कूलरों में, एयर कंडीशनर में और इसके साथ ही रेफ्रिजरेटरों आदि में करते हैं। तो आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे। तो देखिए, जब उस कुंडली में कोई तार लपेटा जाता है, तो उस तार और उसे किसी चुंबक के बीच में रखते हैं। विद्युत मोटर में भी हमने कुंडली को क्षेत्र चुंबकों के मध्य रखा था। तो जब किसी कुंडली को चुंबकों के मध्य रखते हैं, तो उन चुंबकों के मध्य जो कुंडली गति करती है, उस गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत धारा प्रेरित होती है। उसी विद्युत धारा प्रेरित होने को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच कैसी गति? सापेक्ष गति। सापेक्ष का मतलब है कि या तो कभी लंबवत तो कभी समांतर। तो उस गति को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष। मतलब कोई भी दो चुंबक रख दिए, उन चुंबकों के मध्य यदि कुंडली को गति करवाते हैं, घूर्णन गति करवाते हैं, तो उनके मध्य होने वाली गति क्या कहलाती है? सापेक्ष गति कहलाती है। तो जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, अर्थात कुंडली
अलग दिशा में घूमती है, जबकि उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, चुंबक। तो इसे बोलते हैं सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति के कारण किसी चुंबक कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को ही, देखिए हमने विद्युत मोटर में तो क्या पढ़ा था, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में परिवर्तन हुआ था, कुंडली में गति उत्पन्न होती। कौन सी गति, घूर्णन गति। परंतु यदि हम किसी चुंबक के बीच में, भारी चुंबक के मध्य अगर कुंडली को गति प्रदान करते हैं, घूर्णन गति प्रदान करते हैं, तो उनके मध्य जो सापेक्ष गति होती है, उस सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अर्थात विद्युत धारा प्रेरित होती है। उस प्रेरित विद्युत धारा को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए अब बात यह आती है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम किसने कहा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया और क्या बताया। तो देखिए एक भौतिक विज्ञानी हुए हैं जिनका नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था, माइकल फैराडे नाम के एक भौतिक विज्ञानी हुए थे, और उनकी खास बात यह थी कि वे अनपढ़ थे। क्या थे, अनपढ़। उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, परंतु वे किसी मैकेनिक की दुकान पे काम करते करते उनमें विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हुई, और रुचि जागृत होने के पश्चात उन्होंने पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाई शुरू करके उन्होंने ये जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया, और सिद्धांत देकर भी वे वैज्ञानिक ऐसे थे कि उनको बिल्कुल भी अपनी ख्याति प्राप्त होने में कोई रुचि नहीं थी, और वे इन चीजों से बिल्कुल दूर रहते थे। बस वे केवल ये था कि उन्होंने जो भी प्रयोग किया वो प्रयोग सिद्ध कर दिया जिसमें वो संतुष्ट थे। ठीक है, तो किसने की शुरुआत, माइकल फैराडे ने। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, स्टार लगा के मैं लिख देता हूं इसमें, ये लाइन आपको पता रहनी चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो देखिए इसका सर्वप्रथम अध्ययन कब किया गया, तो देखिए सन 1831 ईस्वी में कब किया गया। देखिए तो इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे नामक व्यक्ति ने किया। किसने किया, देखिए इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, माइकल फैराडे नामक व्यक्ति ने। कब किया, सन 1831 ईस्वी में किया। और देखिए और क्या बताया इसके बारे में, और देखिए कुछ विशेष बात भी इन्होंने बताई, और वो क्या बताई, और बताया कि किसी कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स
किसी कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें कैसी विद्युत धारा उत्पन्न होती है? तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। देखिए माइकल फैराडे ने क्या कहा कि इन्होंने सर्वप्रथम सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, उसका अध्ययन किया और अध्ययन करके क्या बताया कि किसी कुंडली के संबद्ध यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर बात यह आती है, यहाँ पर सबसे मेन बात यह आती है, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर ये जो चुंबकीय फ्लक्स एक नया शब्द आया है, ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो हम देखिए इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। तो हम टॉपिक डालते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए किस चुंबकीय क्षेत्र, भाई बात ही चुंबक की हो रही है तो यहां पर कौन सा क्षेत्र लेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में किसी, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कम करता हूं मैं, इसकी साइज थोड़ी कम कर देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो यहां पर देखिए हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत। अब यहाँ तल क्या है? यहाँ पर तल हम उस कुंडली को लेंगे जो कुंडली हम चुंबक के बीच में रखते हैं, और जिस कुंडली में क्या होता है, जिस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या लंबवत गुजरती है। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा। चित्र किसका है ये? तो मैं इस चित्र का नाम लिख देता हूं सबसे पहले। देखिए ये चित्र है आपके सामने, ये चित्र है गैल्वेनोमीटर का। किसका चित्र है? गैल्वेनोमीटर। अब ये होता क्या है? तो देखिए किसी भी
कोई भी ऐसा स्रोत जिससे हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, उस स्रोत के मार्ग में या किसी परिपथ में हम इस प्रकार का एक मीटर लगाते हैं जिसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और ये गैल्वेनोमीटर उस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाहित होने को, कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, अर्थात विद्युत धारा को प्रेरित करता है कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। समझ गए? अर्थात विद्युत की उपस्थिति को ये दर्शाता है। तो देखिए इसके अंदर आपको एक संकेतक दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये जो लाल सिरा आपको दिख रहा है, इस लाल सिरे को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं धनायन। ये धनायन टर्मिनल है। और देखिए ये जो काले रंग का जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ऋणायन टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल बोलते हैं? ऋणायन टर्मिनल बोलते हैं। होता क्या है कि जब हम परिपथ से, इस परिपथ के अंदर जो अपना जो विद्युन्मय तार होता है जिसे हम फेज तार बोलते हैं, उसको तो हम जोड़ते हैं धनायन टर्मिनल से, और जो ऋणायन टर्मिनल होता है उससे हम जोड़ते हैं उदासीन तार को, अर्थात ऋणात्मक तार को हम इससे जोड़ते हैं, और इससे परिपथ में आगे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो होता क्या है कि जब हम परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर ये जो संकेतक की जो सुई दिखाई दे रही है, ये सुई जो संकेतक की सुई है, ये दाईं दिशा में जो विक्षेप उत्पन्न करती है। अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये बिल्कुल मध्य में रहेगी, बिल्कुल शून्य इसका संकेत दर्शाएगी, शून्यांक पे संकेत दर्शाती है। और यदि विद्युत धारा की दिशा यदि हम बदलेंगे तो यहाँ पर संकेतक की दिशा भी बदल जाएगी, और ये किस दिशा में संकेत प्रदर्शित करेगी? बाईं दिशा में। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो हम इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। देखिए टॉपिक डालते हैं गैल्वेनोमीटर। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन। परिभाषा हो जाएगी यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ, यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। संसूचित, यहाँ पर संसूचित का मतलब होता है दर्शाना। तो विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि एक ऐसा उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, क्या कहलाता है? गैल्वेनोमीटर कहलाता है। तो मैं यहाँ आगे ये भी लिख देता हूं, गैल्वेनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनोमीटर कहलाता है। अब इसकी विशेष बात क्या है तो वो भी हम लिख लेते हैं। देखिए अब ये भी मैंने आपको समझाया था, यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो गैल्वेनोमीटर का संकेतक दाईं दिशा में विक्षेप उत्पन्न करता है, और यदि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तो इसका संकेतक में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, अर्थात शून्य प्रदर्शित करता है। और यदि विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं
तो संकेतक विपरीत दिशा में अर्थात बाईं दिशा में विक्षेप उत्पन्न करता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं यदि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका संकेतक दाईं दिशा में विक्षेप दिखाता है तथा विद्युत धारा ना होने की स्थिति में कोई विक्षेप नहीं दिखाता है, जबकि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर संकेतक भी बाईं दिशा में विक्षेप उत्पन्न करता है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या पढ़ना है। ये एक ऐसा उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, गैल्वेनोमीटर कहलाता है। और इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए यह परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका संकेतक दाईं दिशा में विक्षेप दिखाता है तथा विद्युत धारा न होने की स्थिति में कोई विक्षेप नहीं दिखाता है, जबकि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर संकेतक भी बाईं दिशा में विक्षेप उत्पन्न करता है। ये गैल्वेनोमीटर की विशेषता हो गई है। आगे हम अगला टॉपिक लेते हैं और अगला टॉपिक क्या रहेगा अपना, अगला टॉपिक रहेगा विद्युत धारा जनित्र या विद्युत जनित्र। अगला टॉपिक रहेगा विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र देखिए क्या होता है विद्युत धारा जनित्र। अक्सर आपने देखा होगा कहीं शादियों में, गार्डनों में, बर्थडे पार्टियों में, तो वहां पर आपने जनरेटर देखा होगा जिससे मतलब जो विद्युत आपूर्ति है, कई बार विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है तो हम इमरजेंसी के लिए अर्थात आपातकाल स्थिति के लिए जो विद्युत जनरेटर है उसको काम में लेते हैं और हमारे जो ओकेजन होता है, अपना समारोह होता है, उसके अंदर विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हम उसके अंदर जो विद्युत जनरेटर काम में लेते हैं उस जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा जनित्र। तो क्या होता है ये कि उसके अंदर जो एक घूर्णन युक्ति है, हम इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो घुमाने पर ये किसी ईंधन की सहायता से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के पश्चात इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है जो जिसे हम अपने दैनिक जीवन में कार्य के लिए काम में ले सकते हैं। तो देखिए कैसी युक्ति है, ये भी एक घूर्णन युक्ति है।
परंतु विद्युत मोटर में और विद्युत जनित्र में फर्क क्या है? जो विद्युत मोटर थी वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही थी, जबकि यहाँ पर जो विद्युत धारा जनित्र है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में बदल रही है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, जबकि इधर से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा देखिए क्या हो जाएगी। यह एक ऐसी घूर्णन युक्ति है। यह एक ऐसी घूर्णन युक्ति है। यह एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यह एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा जनित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा जनित्र कहलाती है। विद्युत धारा जनित्र कहलाती है। देखिए विशेष बात इसके अंदर क्या ध्यान रखनी है आपको, मैं वो भी लिखवा देता हूं सबसे पहले स्टार लगा के। विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, यह युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? तो यह युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। मैं अंडरलाइन कर देता हूं, कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और इसके अंदर प्रश्न ये बनता है कि जो विद्युत धारा जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत धारा जनित्र का सिद्धांत क्या है? आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा जनित्र किस पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। और उसके अंदर हम लिखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिभाषा में हम लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, उस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आपको सीधे सीधे पता हो जाना चाहिए कि जो ये विद्युत जनित्र है ये उसी सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना आपको, तो देखिए विद्युत धारा जनित्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखिए विद्युत धारा जनित्र दो प्रकार के होते हैं और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला प्रकार है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र।
पहला प्रकार क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जबकि दूसरा प्रकार क्या है? दिष्ट धारा जनित्र। देखिए विद्युत जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जबकि दूसरा दिष्ट धारा जनित्र। दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है ये प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित करता है, और जो दिष्ट धारा जनित्र है ये दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। और दोनों में अंतर क्या है? जो प्रत्यावर्ती धारा है और दिष्ट धारा है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम विद्युत जनित्र की कार्य प्रणाली आगे पढ़ते हैं, बनावट पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा तो प्रत्यावर्ती होगा और कौन सा दिष्ट होगा। दोनों में एक ही चीज का अंतर है। वो अंतर कहाँ पता चलेगा? जब हम इसकी बनावट और कार्य प्रणाली पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा, ये चित्र किसका है? इस चित्र का मैं सबसे पहले नाम लिख देता हूं। ये चित्र है आपका, ये चित्र है विद्युत धारा जनित्र। किसका चित्र है ये चित्र है विद्युत धारा जनित्र का। और इस विद्युत धारा जनित्र को मैं एक बार इसकी संरचना को समझा देता हूं। देखिए यहां पर देखिए, ये जो आपको ये N और S लिखे हुए दिख रहे हैं, इनको कहते हैं क्षेत्र चुंबक। क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं। क्या है ये? क्षेत्र चुंबक है। और इसके पश्चात हम देखते हैं ये जो A, B, C और D आपको दिख रहा है, इनके मध्य इसको हम कहते हैं कुंडली। क्या कहते हैं इसको? कुंडली कहते हैं। और ये जो चुंबक है ये नाल के आकार के काफी भारी चुंबक है, और इन चुंबकों के मध्य ये कुंडली स्थित होती है। इस कुंडली के अंदर देखिए ये जो है आपके, ये जो बिल्कुल ये धातु की पत्ती की जो यहाँ पर वलय बनी हुई है, अर्धवृत्ताकार वलय होती है, विभक्त वलय होती है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं सर्पी वलय। क्या कहते हैं? सर्पी वलय। देखिए दोनों में अंतर क्या है, मैं यहीं से आपको समझा देता हूं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में तो यहाँ पर सर्पी वलय पाई जाती है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र के अंदर दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कम्यूटेटर पाया जाता है। और ये जो आपको ये जो संरचना दिख रही है, ये होती है धुरी। क्या होती है ये धुरी होती है, जिसकी सहायता से हम कुंडली को घूर्णन प्रदान करते हैं। तो इस धुरी के माध्यम से हम कुंडली को घूर्णन प्रदान करते हैं। जब कुंडली में घूर्णन उत्पन्न होता है, देखिए ये बनावट आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर ये जो B2 और ये B1, ये दोनों है, ये दोनों क्या है? ब्रुश है। क्या है ये? ब्रुश। और ये किसकी बनी होती है? ये कार्बनिक छड़ी या धातु की पत्ती से बनी होती है। और इन ब्रुशों के एक सिरे तो कुंडली से जुड़े हुए रहते हैं तथा दूसरे सिरे इसके बाहरी परिपथ से जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो वलय है, सर्पी वलय क्या काम करता है? तो सर्पी वलय कुंडली में जब कुंडली चुंबकों के मध्य में गति करती है, घूर्णन गति करती है, तो ये आधे घूर्णन में विद्युत धारा की दिशा रहती है, कुंडली की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है, और बाकी आधे घूर्णन को जो ये सर्पी वाले हैं ये बदल देते हैं, जिससे प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण होता है। जबकि ये जो ब्रुश होते हैं ये विद्युत धारा को कुंडली से ग्रहण करते हैं और बाह्य विद्युत परिपथ में प्रवाहित करते हैं। और देखिए ये बाह्य विद्युत परिपथ में जो यहाँ पर जो युक्ति बनी हुई है, इस युक्ति का नाम क्या है? तो ये आपका गैल्वेनोमीटर ही है। क्या है ये? गैल्वेनोमीटर, जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो देखिए इस प्रकार से हम विद्युत जनित्र की जो कार्य प्रणाली है, जो बनावट और संरचना है, इसके बारे में समझते हैं। और अब हम इनको एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट इसकी बनावट और कार्य प्रणाली को लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर विद्युत जनित्र की कार्य प्रणाली, बनावट एवं कार्य प्रणाली। टॉपिक डालता हूं विद्युत धारा जनित्र की बनावट एवं कार्य प्रणाली। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इसके अंदर क्या लिखेंगे? देखिए हम लिखेंगे इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, और वो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि
ऐसे करते हैं। एक नंबर डाल के मैं लिखता हूं, इसका फर्स्ट पॉइंट है क्षेत्र चुंबक। क्या है? क्षेत्र चुंबक। सबसे पहले हम क्षेत्र चुंबक के बारे में लिखते हैं। तो देखिए क्षेत्र चुंबक क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो उसके बारे में लिखते हैं सबसे पहले। तो इसे किसे? विद्युत धारा जनित्र को। तो इसे एक अति शक्तिशाली नाल के आकार का चुंबक NS। देखो एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मतलब जो चुंबक रखे जाते हैं नाल वाले, उसका धुरी की तरफ का सिरा तो नॉर्थ होता है, जबकि दूसरी तरफ का सिरा साउथ होता है। एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। तो चुंबक NS होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। क्षेत्र चुंबक, एक मिनट, यहाँ पर ये इसे नहीं इसमें है, इसको मैं लिख देता हूँ, गलत हो गया। इसमें एक अति शक्तिशाली नाल के आकार का चुंबक NS होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं। मतलब एक नाल के आकार का शक्तिशाली चुंबक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं। दूसरा जो इसका अंग है उसके बारे में लिखते हैं। दूसरा अंग क्या होगा? तो दूसरा अंग होगा आर्मेचर। क्या होगा? आर्मेचर, जिसे हम क्या कहेंगे? कुंडली। आर्मेचर या कुंडली। तो देखिए कुंडली क्या होती है उसके बारे में लिखते हैं। देखिए क्या होती है कुंडली, आपको बताया था मैंने, ABCD एक आयताकार विद्युतरोधी कुंडली होती है। तो यहां लिखते हैं यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे की कुंडली A, B, C और D होती है जो कहां स्थित होती है? क्षेत्र चुंबकों के मध्य स्थित होती है। जो क्षेत्र चुंबकों के मध्य घूर्णन गति करती है। कैसी गति करती है? घूर्णन गति करती है। ये दो भागों के बारे में हमने पढ़ लिया है। पहला भाग है क्षेत्र चुंबक। तो देखिए क्षेत्र चुंबक क्या होता है कि यह एक शक्तिशाली नाल के आकार का एक चुंबक होता है जिसका एक सिरा नॉर्थ होता है, दूसरा सिरा साउथ होता है। नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव, और इसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं। जबकि दूसरा भाग क्या है? आर्मेचर या कुंडली, जो धुरी के साथ में घूर्णन गति करता है। कहां करता है? क्षेत्र चुंबक के मध्य में। और कैसा होता है? तो यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी हुई विद्युत रोधी
तांबे की कुंडली होती है जिसका नाम दिया हमने ए, बी, सी और डी, जो क्षेत्र चुंबकों के मध्य कैसी गति करती है, घूर्णन गति करती है। तीसरा भाग हम इसमें लिखते हैं। तीसरा भाग देखिए क्या हो जाएगा। तीसरे भाग का नाम हम लिखते हैं यहां पर, और तीसरा भाग हो जाएगा सर्पी वलय। क्या हो जाएगा, सर्पी वलय। और मैंने आपको बताया था कि ये जो सर्पी वलय होते हैं कैसे होते हैं, ये कार्बनिक या फिर धातु की पत्ती के बने होते हैं। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, अर्धवलयाकार होते हैं ना, विभक्त वलय होते हैं। तो इनके बारे में लिखते हैं। देखिए कुंडली के सिरे, किसके सिरे, कुंडली के सिरे, कुंडली के सिरे अलग अलग, कुंडली के सिरे अलग अलग धात्विक वलयों, या तो कार्बनिक या धात्विक, तो धात्विक वलयों, और धात्विक वलयों को नाम क्या क्या दिया हमने, देखिए एक तो R1, एक तो R1 है और दूसरा R2 है। तो देखिए धात्विक वलयों R1 तथा R2 से जोड़ दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। कुंडली के सिरे अलग अलग धात्विक वलयों R1 तथा R2 से जोड़ दिए जाते हैं। ये वलय क्या काम करते हैं, तो ये वलय कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। ये वलय कुंडली के साथ साथ, कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। और क्या करते हैं, साथ साथ घूमते हैं, तथा प्रत्येक आधे घूर्णन में, प्रत्येक आधे घूर्णन में विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं। प्रत्येक आधे घूर्णन में विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, प्रत्येक आधे घूर्णन में विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं, जिससे किस प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न होती है, प्रत्यावर्ती धारा। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो विद्युत धारा जनित्र होता है, चाहे प्रत्यावर्ती हो चाहे दिष्ट हो, दोनों सेम होते हैं। फर्क सिर्फ किसका होता है, एक ही भाग का होता है। प्रत्यावर्ती में तो सर्पी वलय होते हैं, जबकि दिष्ट धारा में कम्यूटेटर अर्थात दिक् परिवर्तक होते हैं। दिक् परिवर्तक क्या काम करता है, दिशा बदलने का काम करता है। जिस आधे घूर्णन में दिशा बदलती है उसमें वह विद्युत धारा की दिशा को एक समान रखता है, अर्थात दिशा बदलने नहीं देता है। तो यहाँ पर हम चौथा भाग क्या लिखेंगे, चौथा भाग हम लिखेंगे दिक् परिवर्तक। क्या लिखेंगे, दिक् परिवर्तक, जिसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है कम्यूटेटर। दूसरा नाम क्या है, कम्यूटेटर। तो यहां पर दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर के बारे में लिखते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो यदि विद्युत जनित्र से, यदि विद्युत जनित्र से कैसी धारा प्राप्त करनी हो, दिष्ट धारा प्राप्त करनी हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, दिक् परिवर्तक का प्रयोग करेंगे। तो यदि विद्युत जनित्र से दिष्ट धारा, यदि विद्युत जनित्र से दिष्ट धारा उत्पन्न करनी हो, दिष्ट धारा उत्पन्न करनी हो, तो
सर्पी वलय के स्थान पर, सर्पी वलय के स्थान पर क्या लगा देंगे, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं, जो विद्युत धारा की दिशा को बदलने नहीं देता, बदलने नहीं देता। आगे बात समझ में? तो देखिए, यदि विद्युत जनित्र से किस प्रकार की धारा उत्पन्न करनी हो, दिष्ट धारा उत्पन्न करनी हो, तो सर्पी वलय के स्थान पर क्या लगाएंगे, कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक का प्रयोग करते हैं, जो विद्युत धारा की दिशा को बदलने नहीं देते हैं। अब पांचवा भाग इसका क्या होगा, विद्युत धारा जनित्र का। तो पांचवें भाग की बात करते हैं, और पांचवा भाग और लास्ट भाग रहेगा इसका ब्रुश। क्या रहेगा, ब्रुश। तो ब्रुश के बारे में हम लिखते हैं। देखिए क्या होती है ब्रुश, आपको मैंने बताया था कि इसका एक सिरा तो किससे, कुंडली से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, बाहरी परिपथ से जुड़ा होता है। और ये किसकी बनी होती है, तो ये भी कार्बन या धात्विक जो धातुओं की बनी होती है। तो यहां पर लिखता हूं, ये कार्बन या किसी धातु की पत्तियों से बने दो ब्रुश होते हैं। कितने ब्रुश होते हैं, दो ब्रुश होते हैं। आगे हम लिखते हैं, जिनका एक सिरा, अभी मैंने आपको बताया था ना, जिनका एक सिरा तो वलयों को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है, वलयों को। जो हमने वलय पढ़े थे, सर्पी वलय या कम्यूटेटर, उनको स्पर्श करता है। और वो किससे जुड़े होते हैं, कुंडली से। तो इनका कनेक्शन किनसे होता है, कुंडली से सीधा कनेक्शन होता है। तो इनका एक सिरा तो वलयों को स्पर्श करता है, इनका एक सिरा तो वलयों को स्पर्श करता है, तथा शेष दूसरे सिरों को बाहरी परिपथ से संयोजित कर दिया जाता है, देखिए, एक सिरा तो वलयों को स्पर्श करता है, तथा दूसरे जो सिरे होते हैं, दो ब्रुश होते हैं, तो दोनों के दो सिरे हो गए। दो सिरे तो किससे जुड़े होते हैं, वलयों से जुड़े होते हैं, जबकि बाकी के दो सिरे बाहरी परिपथ से संयोजित कर दिए जाते हैं। तो ये आपके किसकी बनावट हो गई है, विद्युत जनित्र की बनावट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कार्य प्रणाली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कार्य प्रणाली। तो अब कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, किसी भी
विद्युत जनित्र को कार्य करने के लिए उसे सबसे पहले हम घूर्णन गति प्रदान करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे उसमें घूर्णन गति उत्पन्न होती है। फिर उस घूर्णन गति से उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और कैसे होती है तो आपको पता है, चुंबक के मध्य कुंडली प्रवाहित होगी तो उसमें निरंतर लगातार चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता जाएगा, जिससे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और वही विद्युत धारा कुंडली से किसको मिलेगी? वलयों को, विभक्त वलयों को, जिन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं। दृष्टि में क्या कहेंगे? कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक। फिर उनसे मिलेगी ब्रुशों को, और ब्रुश उनको बाहरी परिपथ में प्रवाहित कर देती है। तो हम कार्य प्रणाली की बात करते हैं और सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है तो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है तो कुंडली ABCD से पारित चुंबकीय फ्लक्स किसमें परिवर्तन होगा? मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाते हैं तो कुंडली से पारित चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है? कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कैसी विद्युत धारा उत्पन्न होती है? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। देखिए कार्य प्रणाली का फर्स्ट पॉइंट क्या है? जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है तो कुंडली ABCD में से पारित किसमें परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के सिरों के बीच में क्या उत्पन्न होती है? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सेकंड पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? देखिए जब कुंडली को दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाहिने हाथ की तरफ घुमाते हैं। किधर घुमाते हैं? दाहिने हाथ की तरफ घुमाते हैं, उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो कुंडली का तल बार बार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व लंबवत
चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व लंबवत होता है। लंबवत होता है। ये दूसरा हो गया कि यदि हम कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो कुंडली का तल बार बार या एक बार तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, तो एक बार समांतर होगा, फिर एक बार लंबवत होगा, फिर एक बार समांतर होगा। तो देखिए तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखते हैं, तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं जब घूर्णन के साथ, किसके साथ, तो जब घूर्णन के साथ, जब घूर्णन के साथ निश्चित कालांतर में, घूर्णन के साथ निश्चित कालांतर में धारा की दिशा बदलती है, धारा की दिशा बदलती है। तो क्या होता है, जब घूर्णन के साथ निश्चित कालांतर में धारा की दिशा बदलती है तो इस दौरान कैसी धारा प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। तो जब घूर्णन के साथ निश्चित कालांतर में धारा की दिशा बदलती है तो इस दौरान प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तथा धारा की दिशा यदि एक समान रहती है तो दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, और धारा की दिशा एक समान रहे इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, हमने बनावट में लिखा था कि इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, दिक् परिवर्तक। तो हम लिख देंगे दिष्ट धारा प्रवाहित होती है जिसके लिए दिक् परिवर्तक उत्तरदायी रहता है। ये कार्य प्रणाली विद्युत जनित्र की कंप्लीट होती है। अब इस पाठ के अंदर देखिए हमने बार बार इस जनित्र के अंदर हमने प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा की बात की। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और दिष्ट धारा क्या होती है। तो अब हम अगला टॉपिक यही लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और उसकी परिभाषा लिखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा वास्तव में क्या होती है। तो टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो ऐसी विद्युत धारा जो समान कालांतरों के पश्चात अपनी दिशा
बदल लेती है, अपनी दिशा बदल लेती है, क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान कालांतरों के पश्चात अर्थात अगर मान लो 5 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा बदल रही है, तो 5-5 सेकंड के पश्चात ही वो अपनी दिशा बदलेगी। इसको कहा जाता है समान कालांतर, अर्थात समान समय अंतराल के पश्चात वह क्या करती है? अपनी दिशा बदलती है। तो ऐसी विद्युत धारा जो समान कालांतरों के पश्चात अपनी दिशा बदल लेती है, क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और जो प्रत्यावर्ती धारा है, इस धारा को उत्पन्न करने वाला जनित्र क्या कहलाएगा? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। तो हम ये भी लिख लेते हैं कि इस प्रकार की धारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र द्वारा उत्पन्न होती है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन इसमें क्या लिखनी है? देखिए, मैं स्टार लगा के लिख देता हूं। हमारे भारत में 50 से 60 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत धारा का उत्पादन होता है। देखिए, हमारे भारत में 50 से 60 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत धारा का उत्पादन होता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे चलते हम और टॉपिक डालते हैं दिष्ट धारा। कौन सी धारा? दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा क्या हो जाएगी? देखिए, परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी विद्युत धारा जो एक समान दिशा में प्रवाहित होती है। एक समान दिशा में प्रवाहित होती है, क्या कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा कहलाती है। इस प्रकार की धारा दिष्ट धारा जनित्र द्वारा उत्पन्न होती है। ये दिष्ट धारा आपकी कंप्लीट होती है। इसके पश्चात अपना लास्ट टॉपिक रहता है। उस लास्ट टॉपिक का नाम क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ की परिभाषा तो हमने पढ़ी ली होगी, 11वें पार्ट के अंदर पढ़ी थी।
अब हम घरेलू विद्युत परिपथ की बात करते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है। तो देखिए आपके अपने सबके घरों में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए और साधित्रों को अर्थात उपकरणों को चलाने के लिए हम अपने घरों में विद्युत लाइनों के तार बिछाते हैं और उन तारों को बिछाने के लिए हम उनको एक निश्चित क्रम में ही बिछाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ कहते हैं। तो कुछ मुख्य मुख्य बातें घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए, तो आपको ध्यान रहनी चाहिए कि घरेलू विद्युत परिपथ की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या क्या है। पहली बात हम लिखते हैं, और पहली बात क्या है, प्राय अपने घरों में विद्युत आपूर्ति मुख्य तारों से, किससे, मुख्य तारों से प्राप्त करते हैं, जिसे मेंस भी कहते हैं। देखिए मुख्य तार क्या होते हैं, तो देखिए अक्सर जो विद्युत लाइनें होती हैं विद्युत आपूर्ति के लिए खंभों के द्वारा, जमीन में खंभे गाड़कर खंभों के द्वारा, या फिर जो भूमिगत लाइनें बिछाकर हमें विद्युत की आपूर्ति की जाती है। तो जो मुख्य तार होते हैं उन तारों को क्या कहा जाता है, मेंस लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंस लाइन कहा जाता है, जिसके द्वारा हमें घरों में विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है। और उनके लिए क्या लगाए जाते हैं, फ्यूज तार लगाए जाते हैं, बीच में फ्यूज भी लगाए जाते हैं, जिनको हम ट्रांसफार्मर की सहायता से नियंत्रित करते हैं। फिर ट्रांसफार्मर से नियंत्रित करके हमें 220 वोल्ट तक की विद्युत धारा घरों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे हमारे घरों में, और ये लाइन आपको विशेष रूप से याद रखनी है, मैं अलग ही कलर से लिख देता हूं इसको। हमारे घरों में सभी साधित्रों, सभी साधित्रों को समान वोल्टता, सबको समान वोल्टता मिले, तो हमारे घरों में सभी साधित्रों को समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए इन्हें परस्पर कौन से क्रम में संयोजित करते हैं, तो परस्पर समांतर क्रम, या हम कहें पार्श्व क्रम। कौन सा क्रम, परस्पर पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं विद्युत आपूर्ति के तारों में से, जो विद्युत आपूर्ति के तार होते हैं ना, उन तारों में 3 प्रकार के तार होते हैं। कितने प्रकार के तार होते हैं, 3 प्रकार के। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि आपके जो भी तार होते हैं जिनमें विद्युत धारा की आपूर्ति होती है हमें, तो वे 3 प्रकार के तार होते हैं। एक पर तो लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है, एक पर काले रंग का होता है, और एक पर हरे रंग का होता है। तो जो लाल रंग का विद्युत तार होता है उसे हम विद्युन्मय तार या धनात्मक तार भी कहते हैं, जबकि जो काले रंग का आवरण वाला तार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उदासीन या ऋणात्मक तार
कहते हैं, जबकि जो हरे रंग का तार होता है उसे हम भूसंपर्क तार कहते हैं, जो क्या करता है, लघु पतन या अति भारण जैसी समस्याओं को, लघु पतन या अति भारण जैसी जो समस्याएं घरेलू परिपथों में होती है उससे बचाता है। तो हम लिखते हैं विद्युत आपूर्ति के तारों में से जिस तार पर लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है, उसे विद्युन में या धनात्मक तार तथा काले आवरण वाले तार को उदासीन या ऋणात्मक तार व हरे आवरण वाले तार को भूसंपर्क तार कहते हैं। यह आपके घरेलू परिपथ से संबंधित जानकारी मैंने आपको लिखा दी है। देखिए, इसके पश्चात हम एक चीज और देखते हैं कि घरेलू परिपथों में हम दो प्रकार के अनुमतांक के परिपथ लेते हैं, एक तो 15 एम्पीयर का और एक 5 एम्पीयर का। जो 15 एम्पीयर का अनुमतांक वाले जो परिपथ होते हैं उनमें हम जो अधिक क्षमता वाले उपकरण होते हैं, जैसे गीजर हुआ या फिर जो कूलर हुआ, हवा जो वायु शीतलित कूलर होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, और इनके अलावा जो पानी के पंप होते हैं, इनको हम 15 एम्पीयर अनुमतांक वाले परिपथ से संयोजित करते हैं। जबकि 5 एम्पीयर वाले अनुमतांक वाला जो परिपथ होता है उससे हम बल्ब, विद्युत पंखे और इसके अलावा जो भी छोटे मोटे उपकरण होते हैं इनको हम संयोजित करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पाठ जिसका नाम था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे हम इसी प्रकार हम और जो भी पाठ बचे हैं उन पाठों को लेकर आएंगे एक नई कक्षा में नए जोश के साथ। इसके साथ मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।